क्रिया 4 या 5 पूछता है पेपर में, ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। जो 4 या 5 समझ में आ जाए उन्हें याद कर लेना बस, और कुछ नहीं है। क्रिया कारकों की प्रकृति का मतलब समझना मेरा कहने का क्या है कि सोचो, अगर क्रिया कारकों को प्रकृति के आधार पर 2 भागों में बांटा है। एक तो आपका सरल है और एक आपके सरल के अलावा एक और कौन सा होता है शब्द, कॉम्प्लेक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? सरल है। और एक हो जाएगा आपका जटिल। जटिल, कॉम्प्लेक्स। ठीक, खुद ब खुद देख के बता दो, क्रिया कारक अगर सरल होगा तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा कि घटेगा? अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। और क्रिया कारक की प्रकृति जितनी जटिल होगी, अभिक्रिया का वेग घटेगा। सरल का मतलब क्या है? सरल का मतलब, एक तो मैंने सिंपल N2 ले लिया, 3H2 ले लिया, 2NH3 बना दिया, N2 प्लस 3H2 2NH3 बना दिया। ये अभिकारक सरल दिखाई दे रहे हैं, अणु हैं या परमाणु हैं। अगर इसके विपरीत मैं अभिकारक ले लूं FeCN का होल 4 माइनस के 2 चार्ज लगा दिया और इस पर एक और जोड़ दिया, ऐसे करके कोई जोड़ दिया है मैंने, ऐसे करके मैंने कोई जोड़ दिया है। ये दोनों जोड़ दिख रहे हैं, दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं, संकुल हैं। और अगर ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं तो ये पहले से ही जटिल इतने हैं, तो इन अभिक्रियाओं की गति इसके अपेक्षा कम होगी या नहीं होगी? यानी कि कोई अभिकारक या क्रियाकारक जिसे कहते हो, अभिकारक या क्रियाकारक का मतलब वही है रिएक्टेंट। कोई अभिकारक हो या कोई क्रियाकारक हो, जितना सरल होगा अभिक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा, और क्रियाकारक या अभिकारक जितना जटिल होगा उस अभिक्रिया का वेग उतना ही कम होता है। क्या होता है? उतना ही कम होता है। अगला देखना, माध्यम की प्रकृति। माध्यम की प्रकृति से मतलब समझिएगा मेरा, माध्यम की प्रकृति का मतलब होता है, माध्यम मतलब होता है जिसके अंदर, जैसे पानी के अंदर अभिक्रिया करा रहे हो, वायु के अंदर अभिक्रिया करा रहे हो, कोई विलायक जो होगा, जिस विलायक में अभिक्रिया होगी उस विलायक को कहते हैं माध्यम। क्या कहते हैं? उस विलायक को कहा जाता है माध्यम। मैंने बोला माध्यम की प्रकृति के आधार पर विलायकों को 2 भागों में विभाजित करूंगी मैं, एक तो ध्रुवीय और एक अध्रुवीय। विलायक का मतलब जानते हो क्या होता है? पानी में चीनी घोल दो तो पानी जो होगा उसे कहेंगे विलायक, और चीनी जो होगी वो होगी विलेय। पानी जो होगा वो होगा विलायक, और जो चीनी होगी उसे कहोगे विलेय। तो विलायक और विलेय का मतलब समझ गए? कोई अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया को आप पानी में संपन्न करवा रहे हो या किस में संपन्न करवा रहे हो, इस आधार पर मैंने विलायकों को 2 भागों में बांटा है, एक तो ध्रुवीय और एक अध्रुवीय। ध्रुवीय का मतलब ये है, जैसे मैंने HCl ले लिया तो HCl पर चार्ज आएगा H प्लस और Cl माइनस, यानी कि आवेश के रूप में वो विभक्त हो जाएंगे। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, 2 आवेश बन जाएंगे। ऐसे विलायकों को मैंने कहा है ध्रुवीय। और अध्रुवीय का मतलब ये है जो टूटते नहीं है, जैसे प्लस और माइनस का चार्ज नहीं बनाते, H2 Cl2, ये सब अध्रुवीय हैं। क्या है? अध्रुवीय हैं। तो ध्यान रखना। अब चलें, ये चीज समझ में आई माध्यम की प्रकृति, माध्यम मैं किसे कह रही हूं, ध्रुवीय क्या होते हैं, अध्रुवीय क्या होते हैं। अब समझना अभिक्रिया का वेग इस पर कैसे डिपेंड करता है, तो ध्यान से समझना। अभिक्रिया का वेग
अगर अभिकारक ध्रुवीय, अभिकारक भी, जिस अभिकारक को आप विलायक में डाल रहे हो, अगर वो अभिकारक ध्रुवीय है, माना मैंने ध्रुवीय है, तो उसकी क्रिया जितनी ज्यादा ध्रुवीय विलायक में होगी जितनी ज्यादा ध्रुवीय विलायक में होगी उतनी कम अध्रुवीय में होगी, ध्यान रखना। तो अगर ध्रुवीय, क्या बोला मैंने, अगर ध्रुवीय अभिकारक को ध्रुवीय विलायक में डुबोया जाए तो वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा, यानी कि सेम रिएक्टेंट और सेम ही विलायक की प्रकृति होगी। तो विलायक मतलब माध्यम, सेम रिएक्टेंट और सेम ही माध्यम की प्रकृति होगी, तो डेफिनेटली याद रखना उसके अभिक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा होगा। अगर इसके विपरीत मैं किसी ध्रुवीय को अध्रुवीय में मिलाऊं, अभिक्रिया का वेग कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसके बारे में हम अभी कोलाइडी स्टेट में पढ़ेंगे, जब मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली में ध्रुव और अध्रुवीय और अध्रुवीय क्या होता है, कैसे इसे अभी हम एक दूसरे से कनेक्टेड कर सकते हैं, तो इस बारे में मैं आपको बताऊंगी। अभी थोड़ा सब्र कीजिएगा। यहां से आगे जो अगला है जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है, वो है आपका माध्यम की पीएच। ऐसे लिखते हो या ऐसे, ऐसे लिखते हैं ना, पीएच। पीएच का मतलब जानते हैं क्या होता है? किसी भी माध्यम की अम्लीयता या क्षारीयता को नापने की जो इकाई होती है वो पीएच होती है। स्क्रीनशॉट, ये क्या कह रहे हो? स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लेते हैं आप, इनका स्क्रीनशॉट लेंगे कि डेरिवेशंस का लेंगे? इसका स्क्रीनशॉट लेके क्या करोगे? लिख लो हाथ से, एक पेन लेना, एक कॉपी के अंदर कितना फटाफट फटाफट लिखोगे। 10 बार बोल रही हूँ इतनी देर में, तो मैं इतनी बार यहाँ हट गई। ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट। अरे स्क्रीनशॉट फोन में मुझे सब पता है, कोई काम नहीं आता स्क्रीनशॉट, कभी पलट के देखोगे भी नहीं स्क्रीनशॉट्स को, मुझे भी पता है स्टूडेंट्स का। पर कोई बात नहीं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो इसकी बजाय मैं आपसे एक थोड़ा एडवाइस दे रही हूँ, एज अ एडवाइस लेना, तो आप एक कॉपी पेन से नोट करें साथ के साथ, वो ज्यादा बेस्ट है। कॉपी में लिखा हुआ जितना समझ में आएगा मोबाइल से नहीं आएगा, ध्यान रखना। खुद के नोट्स, एक चीज और जो मैं यहाँ पे आप लोगों से आज कहना चाह रही हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग इन ऑनलाइन क्लासेस को कैसे ले रहे हो, कैसे नहीं ले रहे, मुझे ये भी नहीं पता कि आप मन से पढ़ रहे हो या सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए बैठे हैं, लेकिन ध्यान रखना इस दुनिया का दस्तूर एक ही है कि बच्चे को पढ़ाई अपनी हद की पसंद आती है। ये चीज अभी नहीं, जब आप एग्जाम टाइम पर पढ़ रहे होंगे तो आपको बजाय फोन से पढ़ने के, बजाय नोट्स से पढ़ने के, यानी कि नोट्स मतलब दूसरे के लिखे हुए नोट्स, अपने हाथ से लिखा हुआ ज्यादा याद होता है। ये तो दुनिया का, कहते हो ना, ये तो ह्यूमन नेचर है कि अपना लिखा हुआ ज्यादा अच्छे से याद होगा, जितना अच्छा वो अपने हाथ से लिखा हुआ याद होगा ना। मेरे नोट्स अब तक के मेरे हाथ के खुद से लिखे हुए हैं। मैंने कभी भी किसी स्टूडेंट के नोट्स मेरे साथ में सहपाठियों के, चाहे वो एमएससी हो, चाहे वो बीएससी हो, चाहे वो बीएड हो, मैंने कभी भी पढ़ा है अपने हाथ से लिख के पढ़ा है। तो हमेशा ध्यान रखना, अपने हाथ से लिखा हुआ ज्यादा पसंद आता है और समझ में भी वही आता है। फिर भी अगर आप लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो मैं हट जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरी सलाह मानना, तो यही करना, अपने हाथ से लिखते चलना मेरे साथ साथ। बस लिखना क्या है, पहली बात तो इनका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, अभिक्रिया वेग पे बढ़ रहा है या घट रहा है, दूसरा कारण क्या है, बस यही तो लिखना है। तो देखना माध्यम की पीएच, देखो कोई अभिक्रिया संपन्न हो रही है, ध्यान से देखना, माना मैंने कोई ये अभिक्रिया संपन्न करवाई है जिसमें प्रोडक्ट बनाना है बच्चों, ये मैंने रिएक्शन संपन्न करा दी। माना एक और रिएक्शन मैंने लिखी है, ध्यान समझना, मैंने एक और रिएक्शन लिख दी C+D और ये भी प्रोडक्ट बना रही है। माना इसकी पीएच 1.8 है, अम्लीय है। माना इसकी पीएच 7.2 है। ये 1.8 पीएच, ये 7.2 पीएच। अगर मैं ये कह रही हूं कि ये अभिक्रिया की फिक्स पीएच है, अगर मैं ये कह रही हूं कि इस भी अभिक्रिया की फिक्स पीएच, तो अभिक्रिया हमेशा इन्हीं पीएच पर संपन्न होगी। अगर गलती से आपने इसकी पीएच बढ़ा दी ना, अभिक्रिया का वेग कम हो जाएगा। इसकी पीएच घटा दी ना, तो भी अभिक्रिया का वेग कम हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक अभिक्रिया
सबके लिए pH फिक्स होता है। अगर उस pH के मान से बढ़ा दिया तो अभिक्रिया का वेग कम, और अगर उस pH के मान से घटा दिया तो भी अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसमें क्या स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, इसमें स्क्रीनशॉट लेने, अरे समझना है, सुनना है, चीजों को सुनना है, समझना है। नोट्स सब मिल जाएंगे, नोट्स में सब लिखा हुआ है, चिंता मत करो। पर फिर भी मेरा कहने का मतलब ऐसे, अब ये कैसे लिखोगे? माध्यम की pH फिक्स होती है, फिक्स है, निश्चित जिसे हिंदी में कहते हैं। यदि कोई अभिक्रिया, सिंपल सी कोई अभिक्रिया है, एक pH पर संपन्न हो रही है, अगर उस pH को आपने घटा दिया या बढ़ा दिया तो अभिक्रिया का वेग कम हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना। pH किस प्रकार प्रभावित करेगा किसको? किसको? अभिक्रिया के वेग को। लेना है स्क्रीनशॉट, क्या लोगे इसमें? इसमें क्या है कुछ? अगला जो है वो है क्रिया कारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आज ये खत्म करवा के आगे बढ़ेंगे। अब लिखना क्रिया कारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अरे बड़ा ही सरल है। देखो, एक बच्चे को लेते हैं, एक छोटा सा बच्चा है, आपका जो भी फेवरेट नाम हो ले लेना। मैंने ले लिया वही मेरे फेवरेट नाम, पप्पू और चप्पू, ठीक है? इसलिए कि आप थोड़ा ये टेंशन फ्री रह के स्माइल कर पाए, बस इसलिए ये मेरा रीजन रहता है कि आप थोड़ा इसको, मूड को थोड़ा, एक तो कोरोना ने वैसे ही परेशान कर रखा है, ऊपर से ये क्लासेस और स्टार्ट हो गई, पढ़ाई भी करनी है, साथ में पढ़ना है, कोरोना से भी जूझना है, खाना भी खाना है, टीवी भी देखनी है, सब काम साथ में करने हैं, जीना है, अच्छे से जीना है, काटनी नहीं है जिंदगी, जीना है। तो वो कैसे? हंस के जियो। परिस्थितियां थोड़ी ना, परिस्थितियां कभी नहीं बदलती, खुद को बदलना पड़ता है। आप क्या सोच रहे हो कि कोरोना को बदल दोगे? वो तो जो है वो रहेगा। इसमें खुश रहना है आपको। परिस्थितियों के अकॉर्डिंग खुद को ढालोगे, जिंदगी भर खुश रहोगे। ये मेरा मूल मंत्र होता है जीने का। मतलब कहते हैं ना कि जीने के लिए मूल मंत्र क्या है? जैसी कंडीशंस है खुद को उसके अकॉर्डिंग ढाल लो। कोई इंसान बुरा है उसके साथ बुरे बन जाओ, कोई इंसान अच्छा है उसके साथ अच्छे बन जाओ, खुश रहोगे, टेंशन ही नहीं रहेगी। ऐसा भी नहीं होना चाहिए किसी ने थप्पड़ मार दिया सुन के आ गए, 2 थप्पड़ उसके मार के आओ। सीधी सीधी सी बात है, खुश रहोगे। अगर थप्पड़ मार गए 100 दिमाग में घूमेगा, क्यों यार खाली पिट लिया फालतू में। तो इसलिए ध्यान रखना, खुश रहना मूल मंत्र होता है किसी भी चीज को हैंडल करने के लिए। ये 2 हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं, बीच में अभी तो स्कूल से आए हो, स्कूल में लगातार क्लासेस चलती हैं, अब तो कॉलेज भी ऐसे हो गए हैं, लगातार क्लासेस चलती हैं। हालत खराब कर रखी है बच्चों की। जब हम पढ़ा करते थे आर्टिकल्स में, बड़े मजे आते थे। आर्टिकल्स में होता क्या था पता है? हम क्या होते थे, हम ऐसे ही बीच में भाग गए क्लास छोड़ के। किसी दिन गए, क्लास ही नहीं लगी, बैठ के कैंटीन में समोसे खा रहे हैं। कैंटीन के समोसे बड़े फेमस थे आर्टिकल्स के। तो होता क्या था, और अब समय बदला, स्कूलिंग लाइफ से हम थोड़ा कॉलेज की तरफ गए, रुख बदल गया। ऐसे ही ये दोनों हैं, स्कूल में पढ़ रहे बेचारे, कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल में क्लास चल रही है, मैडम आई पढ़ा के चली गई, मैथ की क्लास लग गई, साइंस की लग गई, अब एसएसटी वाली मैडम नहीं आई। इनको लगा एसएसटी वाली मैडम, मजे करने लगे, ये बड़े मजे कर रहे हैं आपस में, बड़े बहुत ही बेस्ट फ्रेंड हैं, आपस में पर्सनल बातें कर रहे हैं। तो आपस में पर्सनल बातें करते करते इनको देखा कि आसपास वाले भी सुन रहे हैं, अरे बच्चे और भी तो बैठे हैं, ऐसे तो नहीं है अकेले क्लास में है। इनको क्रिया करने के लिए, अब समझना मेरी बात, ये आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, नहीं कर रहे, आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, लेकिन इनको ध्यान है कि पड़ोस दीवार के भी कान होते हैं। लेकिन इसके विपरीत किसी दिन ऐसा हुआ लंच के अंदर, ये अभी भी बैठे हैं क्लास में, काम खेलने मिलने का नहीं है, ये सिर्फ बातें करते हैं, पूरे दिन की बातें हैं, सीरियल्स की बातें हैं, लड़की हैं बनी बनाई। तो ऐसी बात हुआ, ये क्या हुआ, ये बच्चे रेस्ट के अंदर जो रिसेस होती है उसके अंदर क्या हुआ, बाकी सारे बच्चे खेलने चले गए, ये दोनों बैठे हैं। अब इनके पास जोर जोर से बातें करने के लिए जगह मिल गई, जोर जोर से कर रहे हैं, आराम से खेलते ही रहे, कूद रहे हैं, पर्सनल जगह मिल गई। तो ध्यान से समझना, पहले जब क्रिया कारकों के लिए, यानी कि अगर ये दोनों रिएक्टेंट है, इनके लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल इनकी सीट थी, तब तो ये अभिक्रिया ढंग से कर नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे ही लंच हुआ, पूरी क्लास फ्री,
और अगर पूरी क्लास फ्री हो गई तो अब इनके पास सीट ही सीट है, ये भी सीट, ये भी सीट, ये भी सीट, ये यहाँ बैठा है पप्पू और ये चप्पू यहाँ बैठा और चिल्ला रहे हैं। अच्छा आज वो ध्यान है, वो लड़की देखी थी, इनको सुनने वाला कोई कम नहीं, इसको सुनने वाला कोई नहीं है, इनको क्रिया करने के लिए ज्यादा जगह मिल गई और क्रिया कारकों को ज्यादा जगह मिल गई क्रिया करने के लिए, तो अभिक्रिया का वेग क्या हुआ, बढ़ गया। यानी कि अगर अभिकारकों को बैठने के लिए, क्रिया करने के लिए एक जगह पूरी तरीके से मिल जाए तो वो क्रिया कारक आराम से एक दूसरे से क्रिया करके क्या क्या अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। कहने का मतलब मेरा क्या है, क्रिया कारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसके विपरीत अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रीजन बता चुकी हूं, क्योंकि इनको क्रिया करने के लिए जगह ज्यादा मिलेगी, खुल खुल के क्रिया करेंगे, और यहाँ पे इनको जगह कम मिलेगी, कम क्रिया करेंगे। तो क्रिया कारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार लेना है स्क्रीनशॉट, ले लो, ले लो स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे एक और बचा है, आई थिंक याद करने दो, एक और कौन सा बचा है, एक और कौन सा बचा है, हाँ एक और, विकिरणों का प्रभाव। ये तो थर्ड ईयर में अच्छे से पढ़ते हैं पर यहां थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक्चुअली में विकिरणों का प्रभाव क्या है, विकिरण से मतलब मेरा लाइट से है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, लाइट। डिफरेंस है इलेक्ट्रिसिटी और लाइट में। क्या ये जो लाइट, इसको लाइट बोलते हो आप, बेवकूफ हो, बहुत ही गरीब हो रे। इलेक्ट्रिसिटी है ये, लाइट नहीं है। लाइट कौन सी, जो वहां से आ रही है, ऊपर से भगवान नेचुरल दे रहा है। अभी घर से बाहर निकलोगे बहुत रोशनी रोशनी है, वो रोशनी, ये इलेक्ट्रिसिटी है। इसको कहते हैं बिजली और उसको कहते हैं प्रकाश। तो जो ये विकिरण से मेरा मतलब प्रकाश से है। अगर मैंने ये कहा है कि, ये तो ध्यान रखना, कोई क्रिया कारक है, अगर वो प्रकाश का अवशोषण कर रहा है, क्या कर रहा है, अवशोषण के लिए मैंने प्लस लगाया है, अवशोषण मतलब ग्रहण करना, प्रकाश का अवशोषण कर रहा है तो क्रिया कारक का वेग ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में किसी भी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो। आया समझ में, यहां खत्म हो गए वेग को प्रभावित करने वाले कारक, यहां पे वेग को प्रभावित करने वाले कारक खत्म हो चुके हैं। याद हो गए कि नहीं हुए, समझ में आए कि नहीं आए, जल्दी बताओ, जल्दी। मन्नू, मनीष, गोल्डी, दीपक, जल्दी, फटाफट, आगे चलूं, आ गया समझ में, याद हो गए, याद हो गए, वेरी गुड। ध्यान रखना यहां से क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया है, ऐसा नहीं है मैं फालतू नहीं करा रही कुछ भी। अब आगे देखना, मेरा अगला टॉपिक जो डेरिवेशंस की ओर, धीरे धीरे डेरिवेशन की ओर चल रहे हैं। वेग नियम या दर नियम, रेट लॉ। ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि सेकेंड ईयर में पढ़ोगे अच्छे से, बस यहां तो जो मतलब की चीज है वही पढ़ो। वेग नियम जानते हैं क्या है, वेग नियम द्रव्यानुपाती क्रिया नियम पर डिपेंड करता है, लॉ ऑफ मास एक्शन, जो क्या कहता है कि किसी भी अभिक्रिया का वेग, और ये आपको लगेगा ना इतना अजीब सा लगेगा, क्या मैडम ये तो हमें ऐसे पता था, इसमें आप क्या बता रही हो। अभिक्रिया का वेग आर से रिप्रेजेंट करती आई हूं ना मैं, कैपिटल आर या स्मॉल आर, डजंट मैटर, आर का मतलब अभिक्रिया का वेग ही है। मैंने क्या बोला,
माना मेरी कोई रिएक्शन हो रही है, ध्यान से समझना, माना मेरे n मोल है A के, ये माना मेरा प्रोडक्ट बन रहा है इनसे मिलकर उत्पाद, तो लॉ ऑफ मास एक्शन द्रव्यानुपाती क्रिया नियम क्या कहता है? द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग r, अभिकारक की सांद्रता A, सांद्रता को मैंने बड़े ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया है, अभिकारक की सांद्रता हो गई A, ये चिन्ह किसका है? समानुपाती का, और ऊपर n लगा हुआ है तो इसलिए मैंने A की पावर n लगाना है। ये नियम द्रव्यानुपाती क्रिया नियम कहलाता है, जिसके अनुसार किसी भी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के n घात के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती? n घात के समानुपाती होता है। और अगर इस समानुपाती चिन्ह को हटाएं तो यहां एक नियतांक लगा सकते हैं के a की पावर n। क्या लगा सकते हैं? के a की पावर n, इस r बराबर के a की पावर n। अब आपको एक चीज पूछ रही हूं मैं, 12th में, 11th में, 12th में पढ़ा हो या 11th में पढ़ा हो, मुझे नहीं पता कहां पढ़ा है आपने, लेकिन मैं ये मान रही हूं कि आपने कहीं तो पढ़ा है। ठीक है, इस k का मान, ये k एक नियतांक है। k क्या है? एक नियतांक है जो अभिकारक की प्रकृति पर, ना तो देखो यहाँ कहीं टेम्परेचर दिख रहा है, कहीं T दिख रहा है, या सिर्फ एक सांद्रता दिखाई दे रही है और एक वेग दिखाई दे रहा है। ये केवल किस पर डिपेंड कर रहा है? या तो अभिकारक की सांद्रता पर या अभिक्रिया वेग पर। तो ध्यान रखना, जहां k एक वेग नियतांक है जो कि अभिकारक की सांद्रता पर और अभिक्रिया वेग पर निर्भर करता है, तब वहां पे किसी से कोई मतलब ही नहीं है रे। अब देखो मैंने क्या पूछना चाह रही हूँ वो देखो, मैंने बोला ये हम कभी भी इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हम k का मान निकालना चाहेंगे, यही तो करते आए हैं, सब जानते हैं अच्छे से, सब पढ़ा है कि जब भी एक कांस्टेंट आ जाता है तो हमें उसका मान चाहिए होता है। तो मान चाहिए होता है, चाहिए होता है मान। अगर मान चाहिए तो मान चाहने के लिए जो इसके साथ, जिसका मान चाहिए उसके साथ में जो सारी चीजें, उसको वन बनाना है। इसको वन कैसे बनाया जा सकता है? एक ही तरीका है कि मैडम एक ही सांद्रता को वन कर दो, अपने आप वन हो जाएगा। तो यहां से क्या आ गया? R बराबर के आया कि नहीं आया? इसे विशिष्ट वेग कहते हैं बच्चों, विशिष्ट वेग। विशिष्ट वेग का मतलब क्या है? विशिष्ट वेग का मतलब यह है वह वेग जिस पर एक ही सांद्रता वन हो जाती है, विशिष्ट वेग कहलाता है। R इक्वल टू के हो गया। अब देखना आगे मैं क्या कर रही हूं, मुझे इसका क्या निकालना है? यूनिट निकालनी है। इस यूनिट को याद रखेंगे जिंदगी भर, यही काम आने वाला है, ध्यान रखना। यूनिट निकालनी है तो देखिएगा, यूनिट निकालने के लिए के की यूनिट निकालनी है, के की यूनिट निकालने के लिए क्या करोगे? ए की पावर n को r के नीचे लेके जाओगे कि नहीं लेके जाओगे? r को r के नीचे a की पावर n आ गई। अभी रिजॉइन कर रहे हैं एक बार। हाँ, आगे देखना, इकाई निकालो जरा। ये अभिक्रिया वेग की इकाई याद है क्या थी? मोल पर लीटर थी या नहीं? सेकंड इनवर्स, मिनट में ले लो, सेकंड में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपॉन ये क्या है? सांद्रता, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन की क्या होती है इकाई? मोल प्रति लीटर। और इस पर पावर एन लगी हुई है। मैंने पहले भी बोला था रटना कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझना है। तो देखना यहां से क्या आया, के बराबर, ऊपर देखो क्या बचा, मोल। ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूं, मोल पर लीटर पर सेकंड बच्चों, अपॉन मल्टीप्लाई कराओ, पावर में है, मोल पर पावर क्या आ गई? एन।
और लीटर पर पावर क्या आ गई, माइनस के एन आई कि नहीं आई? अरे 2 की पावर 2 पर पावर माइनस के 4। अच्छे से जानते हैं मैथ वाले बच्चे, पावर पे पावर चढ़ी होती है तो मल्टीप्लाई होता है, ये नियम है। इस पर पावर क्या है 1, और 1 का मल्टीप्लाई एन से हुआ तो एन। इस पर पावर क्या है माइनस के 1, और इसका मल्टीप्लाई एन से हुआ तो क्या आ गया माइनस के एन। तो यहां से देखना क्या बचा, के बराबर एन ऊपर जाएगा तो माइनस का होगा या नहीं होगा, और ऊपर पहले ही 1 है तो मोल 1 माइनस एन होगा कि नहीं होगा। मोल देखो ध्यान से, बट्टे में एन है और बट्टे में एन है, पावर में ऊपर जाके माइनस की होगी और पहले से ही 1 है, 1 माइनस एन होगा या नहीं होगा। लीटर पर देखो ऊपर -1 है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का होगा कि नहीं होगा, ये प्लस का होगा कि नहीं होगा बताओ। तो ये क्या ऐसे नहीं लिखा जा सकता, लीटर माइनस के 1 प्लस के एन, ऊपर जाएगा माइनस के 1 एन किसका हो जाएगा प्लस का, माइनस के 1 प्लस के एन, और एक क्या बचा सेकंड इनवर्स। इस फॉर्मूले अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम सारे वेग नियतांक, इसे वेग नियतांक कहते हैं। के बराबर क्या है एक वेग नियतांक, बाद में बताऊंगी वेग नियतांक क्या क्यों कहलाता है ये। के कांस्टेंट तो है जिसे वेग नियतांक के नाम से जानते हैं हम। ये जो चीज है अब इसको क्या करेंगे पता है, ये जो चीज है हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम जब देखेंगे, जब के का मान, जब मुझे के की इकाई निकालनी होगी, मैं इस फॉर्मूले में डायरेक्ट मान रखूंगी और के मान निकालूंगी। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई बताओ, कभी आप पेपर में पूछ लेता है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की इकाई बताओ, तो वो इस फॉर्मूले, जब ये फॉर्मूला याद होगा तो डेफिनेटली श्योर है कि आपको इकाइयां रटनी नहीं पड़ेंगी, आपको इकाइयां निकालनी आ जाएंगी। आया समझ में या नहीं, आया समझ में या नहीं बताओ, हाँ या ना, हाँ या ना, आया कि नहीं बताओ। अरे जल्दी रिप्लाई किया करो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अब इधर खड़ी हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, किसी को कोई डाउट हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहां पे पता है स्मॉल एन क्या है, स्मॉल है अभिक्रिया की कोटि। अब अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं इसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिएगा, मैं साइड हो गई हूं, आराम से लिखना चाहो तो लिख लेना, मेरे साथ साथ लिखना चाहो मेरे साथ साथ लिख लिया करो, मेरे साथ साथ समझने की हुआ करे तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में नोट से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर लीजिए, बाकी कुछ भी नहीं है, सरल है। स्क्रीनशॉट के लिए क्या करना है, जिनके पास बहुत अच्छा मोबाइल होगा फटाफट से 2 उंगलियां फिराएंगे, ऐसे होने लगे ना आजकल स्क्रीनशॉट, ये लो हो गया, मेरे फोन में तो ऐसे ही होता है, ठीक है। अब देखना, मेरा फोन बहुत अच्छा नहीं है, कोटि एवं अणुसंख्यता, अभी देखा ना, कोटि एवं अणुसंख्यता, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। सबसे पहले देखो कोटि, ज्यादा नहीं, सिंपल सी तरीके से बता रही हूं, ये माना मेरा एक रिएक्शन है N1A प्लस N2B, इससे बनना है प्रोडक्ट। मैं ज्यादा हिंदी विंदी नहीं करती ज्यादा, मतलब ऐसे नहीं मैं बहुत ज्यादा कि जैसे आपको बहुत ज्यादा शब्दों में कंफ्यूज करूं, चीजों को प्रैक्टिकली समझो। अच्छा वेग नियम क्या होगा बताओ, इसके लिए वेग नियम मैडम ये होगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की कंसंट्रेशन पर पावर N1, बी की कंसंट्रेशन पर पावर N2, होगा या नहीं होगा। ए की कंसंट्रेशन पर पावर N1 और बी की कंसंट्रेशन पर पावर N2 होगा या नहीं होगा बताओ। ये अभी वेग नियम नहीं, अरे वहां तो मैंने एक लिया था, 2 होंगे तो मल्टीप्लाई में, 3 होंगे तो और मल्टीप्लाई में, ऐसे होता है। अगर घाते मल्टीप्लाई में होंगी तो देखना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
यानी कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? अभिक्रिया की कोटि होती है N1 प्लस N2। क्या समझे? समझे ये कि जो वेग नियम में सांद्रता पदों की जो घात है उनका योग क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी है, कुछ गुणधर्मों के बारे में बात करना बड़ा अनिवार्य हो जाता है। पहली बात तो ध्यान रखना, ये प्रायोगिक रूप से निर्धारित होती हैं, थ्योरिटिकल नहीं है, प्रायोगिक रूप से निर्धारित होंगी। अभिक्रिया की कोटि जो होती है उसका मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, कभी भिन्नात्मक नहीं हो सकता, कभी दशमलव में नहीं आएगी। क्या बोला मैंने? प्रायोगिक रूप से निर्धारित होगी, कभी इसका मान क्या नहीं होता? ऋणात्मक नहीं हो सकता, कभी इसका मान दशमलव नहीं हो सकता, कभी इसका मान धनात्मक नहीं हो सकता। मैडम हमारे समझ नहीं आ रहा क्या कह रही हो, अब आप ही बताओगे मुझे। 2N2O3 यहां से बन रहा है प्रोडक्ट, फटाफट से बताओ इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है इसकी, बताओ जल्दी। ये रिएक्शन मैंने लिख दी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ फटाफट क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ जल्दी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। दो, कौन है? मनीष। मनीष के अलावा कोई और कोई नहीं है क्लास में? दो। दीपक, दो और दो। यही तो फर्क है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो ना। यहां देखा नहीं? अरे ये तो आप देख के बता रहे हो कि मैडम आप जो कह रही हो उसके हिसाब से तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2O की O5O3 की पावर 2 होनी चाहिए, और आपने बोला कि सांद्रता पद जो है वो है 2, तो कोटि क्या आनी चाहिए? 2 आनी चाहिए, लेकिन नहीं है। ये देखने से पता चल रही है, प्रयोगों से जब इसे निकाला जाता है तो इसकी कोटि 2 ना होकर 1 होती है। बहुत अच्छे एग्जांपल्स पढ़ेंगे हम जिसमें हम देखेंगे। तो ये ध्यान रखना, कभी आपसे पूछना देख के पूछ ले, मैं पूछ लूं बच्चा इसका बताना कोटि क्या है? सर मैम मुझे नहीं पता, कोटि मैं कैसे बताऊं? प्रयोगों से निर्धारित है, लैब में जाके देखना। और लैब में पता है कब करोगे इसका प्रैक्टिकल? एमएससी प्रीवियस के अंदर मैंने किए हैं, खूब खूब निकाली है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। H2 प्लस I2 2HI, एक रिएक्शन देखना बहुत अच्छी बता रही हूं, ये इसका प्रैक्टिकल किया है मैंने खूब, 2HI। इसको देखने से क्या लग रहा है? इसकी ऑर्डर मैडम 2 आनी चाहिए, लेकिन प्रयोगों से जब हमने निकाली तो इसकी कोटि आई 1। तो ध्यान रखना कि ये प्रयोगों से निर्धारित होगी। पहले तो इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई, सांद्रता पदों की घातों का योग जो होगा वो आपकी कोटि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कोटि कहलाएगी। लेकिन ध्यान रखना इसमें एक शब्द लगा देना, प्रायोगिक रूप से निर्धारित। जब हम कोटि और अणुसंख्यता में अंतर देखेंगे ना, जब हम कोटि और ऑर्डर ऑफ मॉलिक्युलरिटी में डिफरेंस देखेंगे ना, तो यही होगा, प्रायोगिक रूप से होता है वो सैद्धांतिक रूप से होता है। ठीक है, ये ये थी कोटि। अरे प्रयोगों से कभी कुछ कोटि ऋणात्मक नहीं होगी, ध्यान रखना, भिन्नात्मक भी नहीं होगी, इसके अलावा दशमलव में भी नहीं आएगी। जबकि अणुसंख्यता देखेंगे ऋणात्मक भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है, दशमलव में भी हो सकती है। आया समझ में? आया या नहीं? जीरो नहीं, H2, अरे H2 प्लस I2 जीरो कैसे? कौन है ये? नरेंद्र, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है ये, शून्य कोटि की अभिक्रिया है ये। एक मिनट रुको ना, ना, 2HI प्लस H2I2, एक मिनट रुको मुझे ध्यान नहीं है इसका एग्जाम्पल, शायद ये
इसका मेरे हिसाब से विघटन जो है, हाँ सॉरी, शून्य ऑर्डर की अभिक्रिया है ये, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की नहीं है, मुझे ध्यान नहीं रहा। प्रयोगों से शून्य कोटि की अभिक्रिया निकल के आती है। आ गया समझ में कोटि? कोटि आ गई समझ में? अच्छा, तो अणु संख्यता क्या होगी? अणु संख्यता की डेफिनेशन भी यही है, नाम से स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है, अणुओं की संख्या। अगर मैं अणु संख्यता की बात करूं, क्रियाकारकों की संख्या जो होती है, किसकी संख्या? क्रियाकारकों की संख्या जो होगी वो हमेशा अणु संख्यता होगी। कैसे? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ध्यान रखना, ये फिक्स है। जैसे मैंने अभी आप जो कह रहे थे ना N2O3, इसको आपने तोड़ा था प्रोडक्ट में, इसकी ऑर्डर तो क्या है? 1 है, लेकिन इसकी अणु संख्यता क्या है? 2। ध्यान रखना, जितने अभिकारक के अणु होंगे, जितनी अभिकारक के अणुओं की संख्या होगी, उसकी वही अणु संख्यता होगी। जैसे अभी एक रिएक्शन लिखी थी मैंने, H2 प्लस I2 2HI लिखी थी ना, ये एक, इसकी संख्या क्या है तो वही, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, 2 की पावर I2 पावर 1 है, कोई मोलों की संख्या है ही नहीं। ये एक, ये एक, इन दोनों को जोड़ दो, बराबर क्या आ गई? 2। अणु संख्यता तो 2, लेकिन कोटि क्या है? 0। तो ध्यान रखना मेरी एक बात, अणु संख्यता की प्रॉपर्टीज की बात कर लें तो ये सैद्धांतिक थ्योरिटिकल वैल्यूज हैं, देखकर पता चल रही हैं। अणु संख्यता कोई भी पूछे आप बता देना, आराम से बता सकते हो। मैं हर एग्जाम्पल में आपसे अणु संख्यता की पूछूंगी कितनी इसकी मॉलिक्यूलरिटी है। आपसे कोई ऑर्डर पूछे, ऑर्डर नहीं बताएंगे आप, ऑर्डर कर देंगे हमें नहीं पता, प्रयोगों से निर्धारित है, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। मैं अभी कोई रिएक्शन ला के दे दूं, मैं पूछूं इसकी ऑर्डर क्या है, तो आप ऑर्डर बोल देना हमें नहीं पता, प्रयोगों से निर्धारित होती है। तो देखना, ये सैद्धांतिक रूप से है, इसका मान ऋणात्मक भी हो सकता है बच्चों, भिन्नात्मक भी हो सकता है, सब मान पॉसिबल है। सैद्धांतिक रूप से है, वो पूर्ण तरीके से प्रयोगों पर निर्धारित थी। किस पर निर्धारित थी? प्रयोगों पर। देखना, एक एग्जांपल लिख रही हूं, फटाफट इसकी कोटि बताइए, वो अणु संख्यता बताइएगा। 12N2 प्लस 3/2H2। यहां से कोई प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, बना तो सकते हैं, प्रोडक्ट बन जाएगा, NH3 बनेगा, NH3। ये क्या है? हाँ बताओ, क्या है? फटाफट बताओ, क्या है? हे भगवान, 1/2। बताओ क्या है इसकी अनुसंख्यता? 2। जल्दी सब लोग रिप्लाई करेंगे मुझे फटाफट। 2, 2, 2। कोटि? 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 कोटि बता सकते हो? कोटि बता सकते हो? ऑर्डर? अरे कह दो ना, नहीं आती, कैसे बताएं, आप ही बता दो। ऑर्डर है, ऑर्डर तो प्रयोगों से निर्धारित होती है। अच्छा, एक चीज और, इसकी प्रॉपर्टी एक और बता रही हूं मैं। मानो मैंने इसमें 2 का, चलो इसको ना एग्जांपल लेके इसकी ले रही हूं, N2 प्लस 3H2 2NH3। इसकी अणुसंख्यता क्या है? 1 प्लस 3 4 है ना इसकी अणुसंख्यता, है ना 4। अब देखना, अगर मैं इसमें पूरी इक्वेशन में 2 का गुणा कर दूं, 2 का गुणा मैंने यहां कर दिया, यहां पे 2 का गुणा करूंगी तो क्या हो जाएगा? 6H2। यहां इससे तो कोई फर्क ही नहीं है,
2 का गुणा किया, ये हो गया। अणु संख्यता देखना क्या है, 6 और 2 8। क्या है, 6 और 2 8। तो बताना। 6 और 2 8। अच्छा देखना एक चीज, एक्चुअली मेरा इसे बताने का पर्पस एक सिर्फ इतना है कि जब भी हम किसी निर्धारित संख्या से इसका गुणा करते हैं तो आप इसकी अणुसंख्यता बुलाओगे मैडम 8 होगी। तो ध्यान रखना इसकी अणुसंख्यता कभी भी 8 नहीं होगी, इसकी अणुसंख्यता हमेशा 4 ही रहेगी। कैसे निकालते हैं पता है, ये डिवाइडेड है यूनिट्स के फॉर्म में, इकाइयों के फॉर्म में विभाजित है। अगर यहाँ पे 1 N2 है, यहाँ 3 H2 है मोल, 3 हाइड्रोजन के मोल हैं, 2 अमोनिया के मोल हैं, तो ध्यान रखना मैंने इसकी कोटि 4 निकाली इसकी अणुसंख्यता, जबकि इसमें भी आप कहोगे 8 होगी, तो ध्यान रखना इसकी अणुसंख्यता 4 ही रहेगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रॉपर्टी की बात करूं तो कभी भी किसी भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में कोई गुणांक का मल्टीप्लाई मैं करूं, सेम गुणांक का कोई निश्चित गुणांक का मल्टीप्लाई करूं तो अणुसंख्यता कभी परिवर्तित नहीं होती है। क्या बोला मैंने, कभी परिवर्तित नहीं होती है। तो मतलब क्या समझे, मतलब ये समझे, मतलब क्या समझे, मतलब क्या समझे बताऊं मैं तो देखिए, इनमें डिफरेंसेस बताओगे एक एक करके मुझे। 3 या 4 डिफरेंस है, पेपर में कोटि एवं अणुसंख्यता में अंतर बहुत पूछता है, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है उसका। कोटि और अणुसंख्यता, डिफरेंस बताओ। ये प्रयोगों से निर्धारित है, प्रायोगिक, ये पूर्ण रूप से सैद्धांतिक है। इसका मान शून्य नहीं हो सकता, ऋणात्मक, अरे रे, अभिक्रिया की कोटि का मान शून्य तो हो सकता है भाई, सॉरी, इसका मान ऋणात्मक, धन, ऋणात्मक, भिन्नात्मक नहीं हो सकता। इसका नाम मान हो सकता है, बिल्कुल डेफिनेटली श्योर है इसका हो सकता है। सेकंड, और कोई डिफरेंस, ये ध्यान रखना, ये वेग नियम में सांद्रता पदों की घातों का योग है, सांद्रता पदों की घातों का योग है, जानते हैं। और ये किसमें है, ये संतुलित रासायनिक समीकरण में है, संतुलित रासायनिक समीकरण में सांद्रता पदों की घातों का योग रहेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, कोई रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं होगी, क्या बोला मैंने, कोई रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं होगी तो ध्यान रखना, कोई भी रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं होगी तो आप कभी उसकी अणुसंख्यता नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन इसमें संतुलन की कोई आवश्यकता नहीं है, ये प्रयोगों से है, संतुलित हो भी और ना हो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका संतुलित होना अनिवार्य है। तो ध्यान रखना, इसके बीच के डिफरेंसेस समझ में आए, आ गया समझ में कि नहीं आया। कल मैं इसकी कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टार्ट करूंगी, एक एक करके इनके अवकलित रूप समझाऊंगी, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। आया या नहीं आया समझ में, बताओ फटाफट, यहां तक का आया नहीं आया समझ में, यहां तक का आया नहीं आया समझ में, बताओ। इतने ही बच्चे हैं क्या इसमें, हैं? सारी क्लासेस में यही अटेंड करते हैं, 11 12 11 12। हाँ आ गया। अरे YES होता है दीपक, यस, YES, दीपक था वो, मुझे कुणाल, कुणाल ने भी लिखा है। और MEDAM, मैडम की स्पेलिंग MEDAM होती है, MEADM, इतना बड़ा मियाडाम थोड़ी है मेरा नाम। कोई बात नहीं, मजाक, सीख जाओगे धीरे धीरे, सब कुछ सीखना है। कल मिले, ठीक है, चलो ध्यान रखो, तब तक स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो।
सुरक्षित रहिए, घर पर